जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, माननीय मोदी जी ने और निर्मला ताई ने, जो वित्त मंत्री हैं देश की, उन्होंने भारतवासियों को एक चुनौती दे दी है। अब ये देखते हैं कि भारतवासी इस चुनौती को कैसे स्वीकार करते हैं। चुनौती ये है कि पैसा कमा के दिखाओ, पैसा बचा के दिखाओ। पहले भी बहुत सारी चुनौतियां दी हैं। पिछले 10 साल के अंदर देश की जनता को चुनौतियों की आदत पड़ गई है। अब ये देखते हैं इस चुनौती का सामना हमारे देशवासी कैसे करते हैं। पहली चुनौती हमको मिली थी नोटबंदी में, जबकि वास्तविकता यह है कि विश्व में आज तक जितने भी देशों के अंदर नोटबंदी हुई है वो फेल हुई है, देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया है। और अगर कोई भी गूगल सर्च करे उसे पता चल जाएगा कि नोटबंदी से केवल आर्थिक तबाही आती है। लेकिन भारतवर्ष के अंदर अभूतपूर्व एक ऐसी नोटबंदी की गई जिसमें पूरी अर्थव्यवस्था को बिल्कुल बिठा दिया गया और बड़े बड़े पूंजीपतियों का जहां इंटरनेट और यूपीआई और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हुआ करते थे वो तो पनपे, लेकिन छोटे उद्योग, छोटे दुकानदार, किसान पूरी तरह बर्बाद हो गए। लेकिन एक चुनौतियों का सामना भारतवर्ष के लोगों ने किया, लाइन में खड़े रहे और लाइन में खड़े होकर उन्होंने अपने नोट बदलवाए, अपने ही नोट बदलवाए। और उसके बाद मोदी जी ने डंके की चोट पे कहा कि अगर 50 दिन के अंदर रिजल्ट ना मिले तो जो चाहो सजा दे देना, लेकिन सजा तो छोड़ो, लोग भुगते, बहुत लोग लाइन में मरे, सब कुछ हुआ। एक चुनौती का सामना तो कर लिया। दूसरा, कोविड के समय चुनौती का सामना किया भारतवासियों ने। जब लंबी लंबी लाइनें लगी ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए, लगी हॉस्पिटल में बेड लेने के लिए लगी, जो 1,000 की दवाई थी 1-1 लाख रुपए में लोगों ने खरीदी, जो 2,000 का सिलेंडर था 50-50 हजार में लोगों ने खरीदा। हॉस्पिटल के अंदर लाइन लगा के लोग मरे, लेकिन उसके बावजूद ये कहा, यहां तक कि जो शमशान घाट थे वहां पे लाइन लगी, लेकिन ये कहा गया कि नहीं, ऑक्सीजन की कमी से देश के अंदर कोई नहीं मरा, लेकिन लाइन लगी। उस लाइन को देश की जनता ने झेला। फिर जीएसटी जैसा एक निर्णय आया, जीएसटी में लोगों ने झेला। तो हमारे देश की लोगों की बहुत सारी परीक्षाएं हो चुकी हैं पिछले 11 साल में। अब एक परीक्षा और आ गई है आपके सामने। अब आप देखते हैं कि आप लोग, हम लोग, देशवासी कैसे इसको झेलते हैं और कैसे इसका पार पाते हैं। और वो चुनौती यह है कि पैसा बेटा जमा करके दिखाओ और कमा के दिखाओ। अच्छा, ये पहले चुनौती दी गई कि सरकारी नौकरियां नहीं दी गई। देश के युवाओं को सरकारी नौकरियां इसलिए नहीं दी गई कि अगर सरकारी नौकरियां दे दी गई होती तो सरकारी खर्चा बढ़ गया होता, और सरकारी खर्चा बढ़ गया होता तो बड़े बड़े पूंजीपतियों के ऋण कैसे माफ होते, उनके लोन राइट ऑफ कैसे होते। लेकिन चलिए, सरकारी नौकरियां नहीं मिली, प्राइवेट सेक्टर में नई इंडस्ट्री नहीं लगी, मूर्तियां बनी, कुंभ स्नान में हजारों करोड़ों रुपए खर्च हुआ, मंदिरों का पुनरुद्धार हुआ, मस्जिदों का हुआ, गुरुद्वारों का हुआ, लेकिन इंडस्ट्री नहीं लगी। अब इंडस्ट्री नहीं लगी तो नौकरियां कैसे मिलती। तो देश की जनता की आकांक्षाएं, जो माँ बाप ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए थे और अपने देश, अपनी जायदाद गिरवी रखी थी, अपने मकान गिरवी रखे थे, लोन लिए थे, पर्सनल लोन लिए थे, गोल्ड लोन लिए थे, अब वो डिफॉल्ट की स्टेज में आ गए। बच्चों को जब अच्छी नौकरियां नहीं मिली तो एजुकेशनल लोन भी डिफॉल्ट की स्टेज में आ गए। तो चलिए, एक चुनौती का सामना और किया कि बिना नौकरी के महंगाई का सामना कैसे करें। अब महंगाई भी बढ़ गई। मतलब जब होता यह है, अर्थशास्त्र के नियम के अनुसार अगर आमदनी कम होती है, खरीदारी कम होती है तो महंगाई घटती है, लेकिन यहां आमदनी घटी लेकिन महंगाई बढ़ गई, क्योंकि बिचौलियों ने खूब शासन किया। जो किसान को 10 रुपए सब्जी बेचने में मिला वो 100-100 रुपए, 150-150 रुपए में बेची। उधर उन्होंने किसानों का शोषण किया, इधर हम उपभोक्ताओं का शोषण किया, लेकिन हम लोगों ने उस चुनौती का भी सामना किया। अब चुनौतियों का सामना और बेटा करके दिखाओ। ये निर्मला ताई का चुनौती है। अब निर्मला ताई 5 दिन के बाद एक बजट पेश करने वाली हैं, मेरे ख्याल से कुछ और चुनौतियां पेश करेंगी, और उस चुनौतियों को सामना करने के लिए अपने दिल को चौड़ा कर लीजिए, मजबूत कर लीजिए, प्राणायाम करते रहिए और रात की पूरी नींद लीजिए, दिल का ध्यान रखिए, मौसम का ध्यान रखिए, क्योंकि अब निर्मला ताई किस प्रकार से हम लोगों पे अंकुश कसेंगी, क्योंकि पैसे की जरूरत तो उनको है, क्योंकि देश के अंदर लोन बढ़ते चले जा रहे हैं, जीडीपी नहीं बढ़ रही है। बड़े बड़े पूंजीपति भी जो हैं देश छोड़ के भाग रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और विदेश जाके बस रहे हैं, क्योंकि यहाँ टैक्स इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि लोगों को यहाँ झेलना मुश्किल हो रहा है। अच्छा, विदेश जा रहे हैं तो अमेरिका वाले भगा रहे हैं, वो पीढ़ियां डाल डाल के इलीगल इमिग्रेंट्स को भगा रहे हैं, और हमारे देश के भी हजारों लोग ऐसे हैं जो वहां धर पकड़ के शिकार हो गए हैं। तो परेशानी तो देखिए देश की जनता के साथ है, लेकिन देश की जनता हमारी बड़ी
वो है, मजबूत है और बड़ी साहसी है। अब देखते हैं इसका कैसे। अब एक और चीज सोचिए भाई, देश के अंदर लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाया था, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने शेयर मार्केट में पैसा लगाया था, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने रियल एस्टेट में पैसा लगाया था, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने गोल्ड में पैसा लगाया था अपने पैसे की रक्षा करने के लिए और अपने पैसे को बढ़ाने के लिए। आप ये देख रहे हैं कि बैंक के अंदर स्थिति यह है कि जो आपको इंटरेस्ट मिलता है सेविंग बैंक अकाउंट में, वो तो 3% के आसपास मिलता है, जबकि इन्फ्लेशन 6% के आसपास है। फिक्स डिपॉजिट आप कराते हैं तो 6 से 7% का इंटरेस्ट मिलता है, इन्फ्लेशन 6% है। तो जो 6% का इंटरेस्ट मिलता है और 6% इन्फ्लेशन है, तो आप जीरो के बेनिफिट में बैंक के अंदर अपना पैसा जमा कराते हैं। अच्छा, बैंक के साथ भी ये समस्या आ गई है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है तो लोगों ने बैंक में पैसा लगाने के बजाय, बैंक में पैसा रखने के बजाय शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया। अच्छा, बैंक के पास नकदी की कमी हो गई, बैंक के पास पैसे की कमी हो गई। अच्छा, उधर जो उपभोक्ता है, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन टाइट हो गई, तो उसको बैंक से पैसे उधार लेने की आवश्यकता पड़ी, पर्सनल लोन लेने की आवश्यकता पड़ी, एजुकेशनल लोन लेने की आवश्यकता पड़ी, गोल्ड लोन लेने की आवश्यकता पड़ी। इंडस्ट्री के अंदर जो कैश फ्लो गड़बड़ाया, उसके लिए उसे वर्किंग कैपिटल लोन लेने की आवश्यकता हुई। तो जो पैसा लेने की आवश्यकता हुई, तो बैंकों के पास इनकमिंग पैसे की तो कम थी और आउटगोइंग ज्यादा हो गई, तो वो परेशानी पड़ गए। अब ये देखना है कि बैंक इसका सामना कैसे करते हैं। और लोगों से अगर पैसा ज्यादा बैंक के अंदर रखवाने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं, तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे तो शेयर मार्केट टूट जाएगा, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट घटता है तो पैसा शेयर मार्केट की तरफ जाता है, और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो पैसा बैंक की तरफ आता है, शेयर मार्केट गिरता है। अब सरकार ने तो एक ऐसा चित्रण किया था पिछले 11 साल के अंदर, वो उन्होंने किया कि इधर इंटरेस्ट रेट बैंक में डिपॉजिट में कम करा दिया, उधर न्यू पेंशन स्कीम लागू करा दी, फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करा दी, और उसमें एम्प्लॉइज का भी पैसा लिया, सरकार का पैसा लगाया। जब इतना सारा पैसा लोगों ने शेयर मार्केट में लगाना शुरू कर दिया और एनपीएस और यूपीएस के माध्यम से शेयर मार्केट में पैसा लगने लगा, तो शेयर मार्केट बहुत तेजी से बढ़ने लगा। लोगों को शायद ये गलतफहमी हो गई कि इकोनॉमी जो है बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि शेयर मार्केट बढ़िया चल रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि हमारा लोन जो है वो 5 गुना बढ़ गया और हमारी जो जीडीपी है वो घट गई। अरे, डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में जो 7% एवरेज की जीडीपी थी, वो लोन 4 गुना 5 गुना बढ़ने के बावजूद आज जो आपकी जीडीपी है वो 6% के आसपास है, 6.4% के आसपास है। तो देश की अर्थव्यवस्था की क्या, अच्छा, रुपया इतना ज्यादा कमजोर हो गया, इसीलिए कमजोर हो गया कि आयात बढ़ता चला जा रहा है और निर्यात नहीं बढ़ रहा है। वो इसलिए भी कमजोर हो गया, जो विदेशी निवेशक थे, जो देश के अंदर डॉलर लाते थे, उन्होंने डॉलर निकालना शुरू कर दिया और पिछले 4 महीने के अंदर ही उन्होंने करीब 1.5 लाख करोड़ के शेयर्स को बेच दिया। अब लोगों ने जो शेयर मार्केट में पैसा लगाया था, अब पिछले 3-4 महीने के अंदर आप देखें तो जिन लोगों ने कुछ समय पहले पैसा लगाना शुरू किया था, वो भी शेयर मार्केट में बर्बाद हो गए। अब तो स्थिति यह है कि शेयर मार्केट के अंदर जिन्होंने पैसा लगाया था, हो सकता है उनके शाम के घर का खाना बनना भी बंद हो गया हो, क्योंकि आज ही शेयर मार्केट की स्थिति देखिए। 27 तारीख को मार्केट जो है, जो लार्ज कैप है वो 1% गिरे हैं, जो मिड कैप है वो 2.5% गिरे हैं, और जो स्मॉल कैप है वो 3.5% गिरे हैं। रिलायंस इंडस्ट्री 1.5% गिरा है। जियो फाइनेंस जो उनकी फ्लैगशिप कंपनी है वो करीब 4.5% गिरी है। जोमेटो करीब 5% गिरा है। अडानी की सारी कंपनियां 1.5% से लेकर 5% तक गिरी है। तो शेयर मार्केट का अगर यह हाल हो गया, तो म्यूचुअल फंड में भी जो आपने पैसा लगाया वो भी खतरे में पड़ गया है। जो आपने न्यू पेंशन स्कीम में पैसा लगाया वो खतरे में पड़ गया है। डायरेक्टली शेयर मार्केट में पैसा लगाया तो वो खतरे में पड़ गया है। बैंक में पैसा जमा कराया तो बैंक का एग्जिस्टेंस ही खतरे में है, क्योंकि बैंक के पास पैसा ही नहीं है। तो अगर थोड़ा भी इंडस्ट्री के अंदर स्लो डाउन आता है, जो आ गया है, तो इंडस्ट्री के अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ेंगे तो बैंकों की स्थिति और ज्यादा खराब हो जाएगी। अच्छा, जिन लोगों ने भारत के अंदर इंडस्ट्री में पैसा वैसा कमाया, वो टैक्स टेररिज्म से घटवा के घबरा के वो दुबई में और जर्मनी में और अमेरिका के अंदर बसने की कोशिश कर रहे हैं। जितने पैसे वाले लोग हैं, जितने मंत्री और एमपी हैं भारतीय जनता पार्टी के अपोजिशन के, वो खाते पीते लोग हैं। हजारों लाखों करोड़ों रुपए का चुनावी बॉन्ड का पैसा उन्होंने ले रखा है। पीएम केयर फंड, तो अपने बच्चों को तो उन्होंने विदेश भेज दिया। हम लोगों को भारत के अंदर रहकर उन्होंने एक चुनौती पेश कर दी है कि बेटा पैसा बचा के दिखाओ और पैसा कमा के दिखाओ, नौकरी लेके दिखाओ और महंगाई को झेल के दिखाओ। तो ये एक प्रकार की चुनौती है जो देश के मध्यम वर्ग और लघु इनकम और जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके सामने मुंह बाई खड़ी है कि एक तरफ तो आमदनी नहीं बढ़ रही है और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ती चली जा रही है, और उसके बाद बैंक में पैसा रखा हुआ भी सुरक्षित नजर नहीं आ रहा है, और शेयर मार्केट में जो वहां से पैसा कमाने के लिए लगाया था वो भी टूटता चला जा रहा है।
और सारे अपने सपोर्ट लेवल को तोड़ता चला जा रहा है, तो ये सपोर्ट लेवल कहां तक टूटेंगे, कहां तक नुकसान होगा और कितना नुकसान हम झेल पाएंगे, ये देखते हैं। अगले 1-2 महीने के अंदर पता चलेगा। और निर्मला ताई क्योंकि बजट जो पेश करेगी, तो मुझे तो नहीं लगता कि अभी तक उन्हें ये अनुमति दी जाएगी कि वो पूंजीपतियों का कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ा दें और मिडिल क्लास को या लोअर इनकम ग्रुप को कोई बेनिफिट दें। मुझे तो लगता है जो अभी तक मैंने देखा है, भगवान हो सकता है कि वो कुछ मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप को कुछ दे दें, लेकिन अगर वो पूंजीपतियों को देंगे और मिडिल क्लास की जेब फिर काटेंगे, तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। और उन चुनौतियों को कैसे हम झेलते हैं और आप लोग कैसे झेलते हैं, आपको सारी शुभकामनाएं। परमेश्वर आपका इस जितने भी झटके लग रहे हैं महंगाई की और आमदनी न होने के, उसको झेलने की क्षमता दे, शक्ति दे, यही मेरी प्रार्थना है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।